रक्षित दृष्टा की तरफ बढ़ते हुए कहता, क्यों? दृष्टा अपनी भयानक आवाज में कहती है, ये मेरी शिकार है और मैं अपना शिकार किसी और को नहीं करने देती। रक्षित गुस्से से कहता, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दृष्टा बेपरवाही के साथ कहती, कोई भी अंजाम मुझसे बुरा नहीं हो सकता। इसके बाद रक्षित दृष्टा पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है और उसी वक्त उसे समझ में आ जाता है कि दृष्टा समायरा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। दृष्टा पर हमला करते ही रक्षित खुद ही घायल हो जाता है। अब दृष्टा और रक्षित की लड़ाई शुरू हो जाती है। समायरा जमीन पर पड़े हुए हैरानी से ये सब देख रही थी। वो दोनों बहुत ही ताकतवर थे। कभी दृष्टा रक्षित पर भारी पड़ती तो कभी रक्षित दृष्टा पर। उन दोनों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी, उन्हें अपने शरीर के किसी भी चोट से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तक समायरा दृष्टा के वहां आने का इंटेंशन समझ चुकी थी। अगर समायरा रक्षित के हाथों मारी जाती तो दृष्टा को समायरा की वो शक्तियां कभी नहीं मिल पाती जिसके लिए वो कब से इंतजार कर रही थी। समायरा की नजर उन दोनों से हटकर विवेक पर जाती जो अपनी पूरी क्षमता से उन रक्षकों से लड़ रहा था। उसे देखकर समायरा फिर से उठकर खड़ी हो जाती और अपना अटैक शुरू कर देती है। इधर अर्नब और निशा चलते हुए उस तीसरी गुफा के अंदर जा रहे थे। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो दोनों अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट के सहारे आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों का चेहरा काफी सीरियस था और वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए निशा अर्नब से कहते, अर्नब साहब आपसे एक बात पूछूं? अर्नब आगे बढ़ते हुए कहता, क्या जरूरी है? निशा सीरियस होकर कहती, हाँ जरूरी तो है। ये सवाल मैं आपसे काफी टाइम से पूछना चाहती थी। अगर आज मैं मर गई तो ये सवाल अपने साथ लेकर ऊपर नहीं जाना चाहती। निशा की बातें सुनकर अर्नब कहता, हाँ पूछो। निशा उत्सुकता के साथ कहती, आपको समायरा से कैसे प्यार हो गया? निशा का सवाल सुनकर अर्नब के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर हैरानी से निशा को देखने लगता है। निशा अपनी आंखें बड़ी करके कहती, क्या ये इतना डिफिकल्ट सवाल है? अर्नब कहता, निशा तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं? निशा अपना मुंह बनाते हुए कहती, वो दोनों अलग अलग देश में मेरे अलग अलग स्टेप मॉम डैड के साथ रहते हैं। उनका डिवोर्स हो गया है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? अर्नब सरकास्टिक वे में कहता है, मैं उनसे मिलकर ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या खाकर तुम्हें पैदा किया है। निशा अपना सर खुजाते हुए कहती है, हर कोई उनसे यही क्यों पूछना चाहता है? अर्नब थोड़ा चिढ़कर कहता, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि तुम क्या चीज हो। यहाँ हमारी मौत सामने खड़ी और तुम्हें ये जानना है कि मैं समायरा से क्यों प्यार करता हूँ। ये कहकर अर्नब फिर से आगे बढ़ने लगता है। निशा भी अर्नब के पीछे चलते हुए अपना मुंह बनाकर कहती है, अब जो सवाल मन में है उसे तो पूछूंगी ही ना, मुझसे इतना सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। अर्नब अब कुछ नहीं कहता। निशा पीछे से उनके कंधे को पोक करते हुए कहती, अर्नब सर आप जवाब देने वाले हो या नहीं? अर्नब पीछे मुड़कर घूरते हुए एक नजर निशा को देखता। ये देखकर निशा थोड़ा डरते हुए कहती, समझ गई आप नहीं बताना चाहते हो। अर्नब फिर से सामने देखते हुए आगे बढ़ने लगता है और निशा भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद अर्नब के कदम वहीं रुक जाते हैं। ये देखकर निशा कहती, अर्नब सर अब क्या हुआ? अर्नब बिना कुछ कहे मोबाइल की लाइट सामने कर देता है। वो गुफा अब खत्म हो चुकी थी। सामने देखते ही निशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुफा के लास्ट में पत्थर पर एक कंकाल ध्यान मुद्रा में बैठा था। निशा हैरानी और एक्साइटमेंट के साथ कहती है, हमें वो मिल गया। अर्नब निशा को देखकर कहता है, हाँ बिल्कुल। अर्नब अब उस कंकाल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है, जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द इसे इस कुएं से बाहर लेकर जाना होगा। अर्नब बड़ी तेजी से उस कंकाल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही अर्नब उससे 2 कदम की दूरी पर पहुंचता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। अर्नब को एहसास होता है कि निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया है। अर्नब कंफ्यूज होकर कहता है, क्या हुआ? निशा सीरियस होकर कहती, आप इसे नहीं ले जा सकते। अर्नब को निशा की बातें समझ नहीं आती। निशा बिना कुछ कहे अर्नब के हाथ से वो कटार लेकर उसे उस कंकाल पर चला देती है। अर्नब निशा को रोकने की कोशिश करता, लेकिन तब तक निशा ने अपना काम कर दिया था। वो कटार जैसे ही उस कंकाल तक जाता है, उस कंकाल की चारों तरफ एक तरह का एनर्जी ब्लास्ट होता है। ये देखकर निशा और अर्नब नीचे झुक जाते हैं। कुछ ही पलों में वहां का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। इधर युवराज और मारीच एक दूसरे के सामने थे। वो दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे। सुहानी युवराज के पीछे घबराई हुई सी खड़ी थी। उसे पता नहीं था कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। मारीच बहुत ताकतवर था और युवराज के लिए उसका सामना करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन फिर भी युवराज उस पर अटैक कर रहा था और उसके हर हमले को खुद तक और सुहानी तक आने से रोक रहा था।
निशा के उस वार से जैसे ही उस कंकाल का सुरक्षा कवच टूटता है, मारीच को इस बात का एहसास हो जाता है। मारीच गुस्से से गुर्राते हुए कहता है, उसकी रक्षा करो। मारीच की चीख इतनी तेज और भयानक थी कि उसकी आवाज सिर्फ गुफा में ही नहीं गूंज रही थी, बल्कि विसिंग बेल और सिंघानिया मेंशन के बाहर तक जा रही थी। उस आवाज को सुनकर सारे रक्षक समझ जाते हैं कि कोई मारीच के कंकाल तक पहुंच गया था। ये समझते हुए सब अपनी पूरी ताकत लगाकर विसिंग बेल के अंदर जाने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन विसिंग बेल को समायरा, विवेक और बाकी के अघोरियों ने घेर लिया था और जहां से युवराज और बाकी लोग अंदर गए थे, उसके बाहर शिशिर पहरा दे रहा था। शिशिर अकेला ही सभी रक्षक पर भारी पड़ रहा था, लेकिन कुछ रक्षक तहखाने से होते हुए विसिंग बेल के अंदर जा रहे थे, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। उस तीसरी गुफा में सब कुछ शांत हो जाने के बाद निशा और अर्नब फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। वो कंकाल अभी भी उसी तरह ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। अर्नब हैरानी के साथ निशा से कहता, तुमने अभी अभी क्या किया? निशा एक गहरी सांस लेकर कहती, आपको क्या लगता है मारीच ने ऐसे ही अपना कंकाल छोड़ दिया होगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पहले ही शक था कि उसने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। अर्नब अब निशा से इम्प्रेस होकर कहता, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। निशा कहती, एक्सपीरियंस अर्नब सर, एक्सपीरियंस। मैं इन सब मामलों में इतनी एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ कि सोच रही हूँ कि ये सब खत्म होने के बाद भूत भगाने का स्टार्टअप शुरू कर दूं। ये सब सुनकर अर्नब को हंसी आ जाती। वो कहता है, तुम क्या चीज हो यार, इस स्ट्रेस में भी तुम बकवास कर सकती हो। निशा उस कंकाल के पास जाकर उसे गौर से देखते हुए कहती है, बर्न टैलेंट है, मैं कभी भी बकवास कर सकती हूँ। ये कहकर निशा धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उस कंकाल को छूती है। वो देखना चाहते थे कि क्या अब भी उस कंकाल पर किसी तरह का प्रोटेक्शन है। अर्नब कुछ सोचते हुए कहता, ओह नो। निशा कहती, क्या हुआ? अर्नब परेशान होकर कहता, अब हम इस कुएं से बाहर कैसे जाएंगे? इसे हटाते ही इसके सारे पार्ट्स टूटकर नीचे गिरने लगेंगे। हमने ये पूरा कंकाल ऊपर लेकर जाना है। निशा बिना कुछ कहे पीछे लटका हुआ अपना बैग सामने लाती और उसमें से एक 5 से 6 फीट का कैरी बैग बाहर निकालते हुए कहती है, मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई हूँ। अर्नब निशा से वो बैग ले लेता और जैसे ही वो उस कंकाल को उठाने वाला होता है, उसकी उम्मीद के अनुसार वो कंकाल टूटकर नीचे गिरने लगता है। अब तक उस कवच ने उसे स्थिर रखा हुआ था। निशा और अर्नब बिना देरी किए उस कंकाल के टुकड़ों को उठाकर उस कैरी बैग में डालने लगते हैं। कुछ ही देर में जब उनका काम पूरा होता है, उन्हें किसी के तेजी से वहां आने की आहट सुनाई देती है। निशा और अर्नब अब अलर्ट हो जाते हैं। अर्नब गुफा के रास्ते को देखते हुए कहता, लगता है उन्हें पता चल गया है कि हम इस कंकाल तक पहुंच गए हैं, शायद वो हमें मारने आ रहे हैं। ये कहते हुए अर्नब के माथे पर भी पसीने आ रहे थे। अर्नब जानता था कि वो एक नॉर्मल इंसान है और इन सब का सामना करना उसके बस की बात नहीं है। और इस वक्त बात सिर्फ उसकी नहीं थी, निशा भी उसके साथ थी। निशा की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी अब अर्नब की ही थी। धीरे धीरे किसी के आने की आहट तेज होने लगती। अब निशा और अर्नब का डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। निशा डरते हुए कहती, अर्नब सर, क्या हम अब मरने वाले हैं? अर्नब अपनी कटार पर पकड़ मजबूत करके उस रास्ते को देखते हुए कहता, डरो मत, मैं हूं ना। निशा को इस वक्त युवराज की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाली है। निशा ऊपर देखकर लगभग रोते हुए कहती है, अगर मैं मर गई ना तो ऊपर आकर आपका जीना हराम कर दूंगी। ये वो भगवान को देखकर बोल रही थी। तभी अर्नब कहता, इस टाइम पर भगवान से प्रे करते हैं, उन्हें धमकी नहीं देते। अर्नब की बात पूरी होते ही वहां एक रक्षक आ जाता। अर्नब पहले से ही तैयार था। उस रक्षक के आते ही वो अपने हाथ में रखी कटार को उस रक्षक के गले पर निशाना लगाकर फेंक देता है। वो रक्षक फौरन जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल एक और रक्षक उनके सामने आ जाता है। कटार अब अर्नब से दूर था। अर्नब फौरन अपनी पिस्टल निकालकर उस रक्षक पर चलाने लगता है। उस पिस्टल से रक्षक पर कोई असर तो नहीं होता, लेकिन वो कुछ कदम पीछे जरूर हो जाता है। अर्नब बड़ी फुर्ती से जमीन की ओर पड़े रक्षक के पास जाता, उसके गले से कटार निकालकर दूसरे रक्षक के गले में उसे घुसाकर फिर से उसे निकाल देता है। निशा ये सब देखकर बहुत हैरान थी। अर्नब बिना पावर के ही अब तक 3 रक्षकों को मार चुका था और ये काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। अर्नब निशा के पास आकर वो कैरी बैग उठाते हुए कहता है, चलो अब। निशा हाँ में अपना सर हिलाती है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें अपने सामने एक और रक्षक खड़ा दिखाई देता है।
अर्नब फिर से उस कटार को आगे बढ़ाने ही वाला होता तभी उस रक्षक की आवाज सुनाई देती है। सोचना भी मत। उस रक्षक ने अपना एक हाथ उन दोनों की तरफ बढ़ाया हुआ था। उसके हाथ के चारों तरफ काले धुएं की तरह कुछ घूम रहा था। उस रक्षक के कहने का मतलब साफ था कि अगर अर्नब ने अपना हाथ 1 इंच भी हिलाया तो एक पल में ही वो उन दोनों को खत्म कर देगा। अर्नब बिना कुछ कहे निशा के सामने आकर उसे कवर कर लेता। वो रक्षक अपना दूसरा हाथ अर्नब की तरफ बढ़ाते हुए उस कैरी बैग को देखकर कहता, वो मुझे दे दो। अर्नब किसी भी हालत में उस बैग को नहीं देने वाला था, लेकिन निशा और उसकी जान को खतरा भी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी निशा अर्नब को साइड करती और उस रक्षक के पीछे अपने हाथ से इशारा करते हुए एक्साइटमेंट के साथ कहती है, अरे मारीच, तुम यहाँ? वो रक्षक हैरानी से पीछे देखता है। निशा अर्नब को पिंच करती और अगले ही पल अर्नब उसके सर पर निशाना लगाकर वो कटार फेंक देता है। वो रक्षक भी वहीं पर अब गिर जाता है। अर्नब निशा का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाते हुए कहता है, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मारीच तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो। इधर विशिंग वेल के बाहर माहौल अभी भी खतरनाक था। बहुत सारे रक्षक जमीन पर पड़े थे। इधर रक्षक मरते जा रहे थे और वहीं और भी रक्षक लगातार आते जा रहे थे। समायरा और विवेक भी अब तक थक चुके थे, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। विवेक लड़ते हुए समायरा के पास आ जाता और उससे कहता, ये क्या हो रहा है? ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहे? समायरा कहती, उस मारीच ने हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तैयारी कर कर रखी थी। पता नहीं हम इन सब को कैसे रोक पाएंगे। ये कहकर समायरा एक नजर दृष्टा पर डालती जो अभी तक रक्षित से भिड़ी हुई थी। समायरा शुक्रगुजार थी, क्योंकि दृष्टा नहीं होती तो रक्षित ने कब का ये सब खत्म कर दिया होता। ये सब चल ही रहा था, तभी एक तेज रोशनी वहां से होकर गुजरती और विशिंग वेल के अंदर चली जाती है। उस रोशनी के वहां से गुजरते ही लगभग 25 से 30 रक्षक धूल में बदलकर वहीं उड़ जाते हैं। ये देखकर विवेक हैरानी से कहता, अभी अभी क्या हुआ? क्या? समायरा विवेक की बात बीच में ही काटते हुए संजीदगी के साथ कहती है, वो आ गई। विवेक अपने सामने कम हुए रक्षकों को देखते हुए कहता, क्या पद्मिनी यहाँ एक राउंड और नहीं मार सकती? पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी। अचानक से उन रक्षकों के साथ ऐसा होते देख वहां सभी हैरान रह जाते हैं। दृष्टा ने भी पहले कभी इतनी पावरफुल एनर्जी फील नहीं की थी। इधर मारीच से लड़ते हुए युवराज अब कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन वो किसी भी हालत में मारीच को सुहानी तक पहुंचने नहीं दे सकता था। अब पद्मिनी का इंतजार करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। वहीं सुहानी अपना सर पकड़कर घुटने के बल जमीन पर बैठी थी। उसे अब एक के बाद एक अपने बचपन की सारी बातें याद आ रही थी। उसका उसके मम्मी पापा के साथ होना, विवेक से उसकी दोस्ती, उसका उस अघोरी के पास जाना और उस अघोरी का सुहानी के सर पर हाथ रखना, एक एक बात उसे याद आती जा रही थी। तभी अचानक से मारीच युवराज पर एक शक्तिशाली वार कर देता और युवराज जमीन पर गिर जाता है। युवराज को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो अब मारीच से नहीं लड़ पाएगा। युवराज को इस हालत में देखकर सुहानी भी होश में आती है और उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। सुहानी युवराज को सहारा देकर वहीं बिठा देती है और उसकी फिक्र करते हुए कहती, युवराज सर, आप ठीक तो हैं ना? युवराज दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ लंबी लंबी सांस ले रहा था। मारीच धीरे धीरे युवराज की तरफ बढ़ते हुए कहता, बस इतना ही? मुझे लगा था कि जिसका जन्म मुझे मारने के लिए हुआ है उसमें इससे ज्यादा ही शक्ति होगी, लेकिन तुम तो काफी कमजोर निकले। सुहानी उस साय को घूरते हुए कहती, अपनी बकवास बंद करो। उस साय से मारीच की आवाज आती, हाँ बातें अब बहुत हो गई। अब मैं तुम्हारी मदद से इसका कवच तोड़ दूंगा और फिर तुम्हारे ही हाथों इसकी जान ले लूंगा। ये कहते हुए मारीच जब युवराज और सुहानी से कुछ कदम ही दूर होता है, तभी वो तेज रोशनी उन दोनों के बीच आकर रुक जाती है और अगले ही पल वहां पद्मिनी खड़ी होती है। पद्मिनी उस साये को घूरते हुए गुस्से से कहती, लगता है कि तुम मुझे भूल गए। गुस्से से गुर्राने लगता है। वहीं युवराज और सुहानी के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखता है। अब उन्हें पता था कि कोई है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। मारीच गुस्से से कहता, हर बार तुम मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच में आ जाती हो। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने तुम्हें खत्म किए बिना ही अपनी साधना शुरू कर दी थी, लेकिन अब मैं अपनी वो हर गलती सुधार दूंगा। पद्मिनी मारीच से कहती, अब तुम्हारा वक्त जा चुका है। कुछ ही देर में सुधारने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और रही बात गलती की, तो तुमने अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से इस लड़की को जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती कर दी है।
पद्मिनी यहाँ पर सुहानी की बात कर रही थी। युवराज की बॉडी किसी भी चोट को बहुत जल्दी रिकवर कर लेती थी, इसीलिए वो फिर से रिकवर होकर उठ जाता है। उसने अभी भी सुहानी का हाथ पकड़ रखा था और उत्साह को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। मारीच और भी ज्यादा गुस्से में कहता है, तुमने सच कहा। मैंने इस लड़के को मारने की लालसा में इसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधार दूंगा। ये कहते ही मारीच सुहानी पर अपनी शक्ति से हमला कर देता है। इधर अर्नब और निशा मारीच की अस्थियों को लेकर विशिंग वेल के ठीक नीचे आ जाते हैं। विवेक ने पहले ही उनके ऊपर आने के लिए वहां सीढ़ियां लगा दी थी। अर्नब ऊपर देखते हुए निशा से कहता है, जल्दी करो, हमें ये कंकाल ऊपर लेकर जाना होगा। निशा कहती, सर, युवराज सर और सुहानी। अर्नब उसे समझाते हुए कहता, निशा, पहले हमें अपने हिस्से का काम पूरा करना होगा। याद है मिस्टर युवराज ने क्या कहा था? उसका शरीर विशिंग वेल के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जैसे ही हम इसे विशिंग वेल से बाहर लेकर जाएंगे वो मारीच कमजोर हो जाएगा। निशा हाँ में अपना सर हिलाती और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। दूसरी तरफ पद्मिनी की वजह से कई सारे रक्षक खत्म हो गए थे और वहां की लड़ाई भी खत्म होने को आई थी। अब कुछ ही रक्षक बचे थे, जिससे विवेक, समायरा और अघोरी भिड़े हुए थे। दृष्टा और रक्षित अभी भी एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे। रक्षित अब तक गुस्से से पागल हो गया था, क्योंकि वो दृष्टा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। वो उसे कितनी भी चोटें दे देता, दृष्टा बेपरवाही से उस पर फिर से हमला कर देती। रक्षित झल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में वो अपनी आंखें खोलता है। अब उसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थी। रक्षित की आंखें खोलते उसके शरीर से हरे रंग की एक ऊर्जा तेजी से दृष्टा की तरफ बढ़ती है। ये देखकर दृष्टा की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि दृष्टा कुछ कर पाती, वो ऊर्जा दृष्टा पर वार कर देती और घायल होकर कई फीट ऊंचाई पर जाकर फिर से नीचे गिर जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। रक्षित गुस्से से भरी एक नजर दृष्टा पर डालता और फिर पीछे मुड़कर समायरा को देखता है। समायरा बचे हुए रक्षकों को मार रही थी। एक रक्षक जैसे ही उसके पास उस पर हमला करने आता है, वो अचानक से हवा में उठकर पीछे चला जाता और एक पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है। समायरा को समझ नहीं आता कि ये किसने किया। वो हैरानी से अपने आसपास देखती और उसकी नजर रक्षित पर जाती है। रक्षित समायरा की तरफ ही बढ़ रहा था। उस रक्षक को रक्षित ने ही हटाया था, जिससे कि वो खुद समायरा को मार सके। रक्षित को पास आते देखकर समायरा और विवेक दोनों घबरा जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने लगते हैं। रक्षित को उनसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ हमलों में वो एक दो कदम पीछे जरूर होता था, लेकिन वो समायरा की उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। और हो भी क्यों ना, वो तंत्रा का बड़ा भाई जो था, जिसने 200 सालों से विशिंग वेल की रक्षा की थी। रक्षित समायरा से कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता, उसे घूरते हुए कहता, मैं युवराज को मारना चाहता था, लेकिन वो उनका शिकार है। अब तुम्हें मारकर मैं ये समझूंगा कि मैंने अपनी बहन की मौत का बदला ले लिया। रक्षित की बात को सुनकर समायरा की नजर अब दृष्टा पर जाती है, जो जमीन पर निढाल पड़ी थी। अब विवेक और समायरा की आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। समायरा को खुद से ज्यादा विवेक की चिंता हो रही थी। वो तो पहले से तैयार थी कि वो रक्षित नहीं तो दृष्टा के हाथ से मरने ही वाली है। एक बार फिर से समायरा और विवेक रक्षित पर अटैक करने लगते हैं। रक्षित अपनी जगह पर रुककर अपने हाथ क्रॉस करके सीने से लगा लेता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। समायरा अब समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है। वो भागते हुए रक्षित की तरफ बढ़ जाता है। अपना मंत्र पूरा करके रक्षित जैसे ही अपनी आंखें खोलने वाला होता है, उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और उसके शरीर के टुकड़े और खून चारों तरफ फैल जाते हैं। उसके खून के छींटे उससे कुछ ही दूरी पर खड़े विवेक और समायरा के चेहरे पर आ जाते हैं। वहीं निशा ने अपना सर विशिंग वेल से बाहर ही निकाला था। उसके चेहरे पर भी रक्षित के खून के छींटे पड़ जाते हैं। विवेक, जो कि भागते हुए रक्षित की तरफ बढ़ रहा था, रक्षित के साथ ऐसा होते देख वहीं फ्रीज हो जाता है। समायरा को भी एहसास होता है कि वहाँ कुछ तो अजीब हुआ है। वो फौरन अपनी आंखें खोलती और सामने देखकर हैरान रह जाती है। रक्षित के शरीर के चीथड़े जमीन पर यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। समायरा अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है। वहाँ दृष्टा गुस्से से गुर्राते हुए खड़ी थी। दृष्टा अपने एक हाथ से अपने चेहरे पर लगा खून साफ करते हुए गुस्से से कहती, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पसंद कि मेरा शिकार कोई और करे। ये कहकर दृष्टा गुस्से से चीखने लगती है। रक्षित के वार से उसे काफी चोटें लगी थी। वहाँ खड़े बाकी के रक्षक रक्षित की मौत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
उन्हें समझ में आ जाता है कि जिसने रक्षित को मार दिया उसके सामने वो सब क्या ही टिकेंगे। ऊपर से दृष्टा का भयानक रूप और उसकी गूंजती आवाज उन्हें और भी ज्यादा डरा रही थी। ये देखकर बचे हुए रक्षक वहां से भागने लगते हैं। विवेक अभी भी अपनी जगह पर जमा हुआ था। दृष्टा की चीख सुनकर उसे होश आता है और वो कांपते हुए कदमों से उल्टे पांव पीछे समायरा के पास चला जाता है। वहां खड़े अघोरी भी हैरानी से दृष्टा को देख रहे थे। उन्होंने आदमियों को इतना भयानक पहले देखा था, लेकिन किसी और औरत को इस तरह से कभी नहीं देखा था। निशा खून के छींटे से लाल चेहरे के साथ ये सब देख रही थी। अभी तक सिर्फ उसका चेहरा ही कुएं से बाहर आया था। तभी उसके अपने पैर पर किसी के हाथ का एहसास होता और नीचे से आवाज आती, निशा वहां क्या हो रहा है और ये किसकी आवाज है? समायरा और विवेक ठीक तो है ना? ये सब सुनकर निशा भी होश में आती है। दृष्टा का ये भयानक रूप देखकर वो भी काफी घबरा गई थी। वो बिना कुछ कहे कुएं से बाहर आ जाती है और उसके पीछे अर्नब भी बाहर निकल जाता है। निशा भागते हुए विवेक के पास जाती और उसे हक कर लेती है। विवेक भी निशा को अपनी बाहों में लेकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? निशा अपनी आंखें बंद किए हुए बस हाँ में जवाब देती है। वहीं बाहर आते ही अर्नब की नजर समायरा के साथ साथ दृष्टा पर भी जाती है। वो समायरा के पास जाकर उसके चेहरे पर अपना एक हाथ रखकर कहता है, तुम ठीक हो? समायरा हाँ में अपना सर हिला देती है। दृष्टा अब एक टक अर्नब को देख रही थी और इससे अर्नब थोड़ा घबरा भी रहा था। समायरा ये सब इग्नोर करते हुए कहती, क्या तुम्हारा काम पूरा हुआ? अर्नब हाँ में अपना सर हिलाकर वो कैरी बैग आगे बढ़ा देता है। ये देखकर विवेक और समायरा एक चैन की सांस लेते हैं। विवेक फौरन कहता, युवराज सर और सुहानी कहाँ रह गए? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। दृष्टा बड़े गौर से उस कैरी बैग को देख रही थी। उसने मारीच के बारे में पहले भी कई बार सुना था। वो जानती थी कि अगर काले जादू में किसी ने सबसे ज्यादा ऊंचाई पाई है तो वो मारीच ही है। दृष्टा को लगता था कि मारीच को खत्म ही नहीं किया जा सकता। वो ये भी जानना चाहती थी कि क्या सच में ये सब लोग मिलकर उसे खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दृष्टा उसे भी देखना चाहती थी जो कुछ देर पहले सफेद रोशनी के रूप में कुएं के अंदर गई थी। दृष्टा ने इससे पहले कभी ऐसी ऊर्जा महसूस ही नहीं की थी। इधर मारीच सुहानी पर अपनी शक्तियों से वार कर देता है। तभी पद्मिनी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस वार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस वार को रोक नहीं पाती। मारीच के वार से सुहानी एक चीख के साथ वहीं जमीन पर गिर जाती है। इसकी उम्मीद ना तो पद्मिनी को थी और ना ही युवराज को। युवराज नीचे बैठकर सुहानी को अब संभालने लगता है। मारीच एक जोर की हंसी के साथ कहता, तुम्हें क्या लगा कि मेरी साधना भंग हो गई तो तुम लोग मुझे आसानी से खत्म कर सकते हो? मैं अभी भी वही मारीच हूँ जिसमें हजारों लोगों की जीवन ऊर्जा है और अब अपने वंश की आखिरी उम्मीद को भी मैं खत्म कर दूंगा। ये कहकर मारीच फिर से सुहानी पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार पद्मिनी उसका वार रोक लेती है। इसके साथ ही पद्मिनी और मारीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। जाहिर था मारीच पद्मिनी पर भारी पड़ रहा था। सुहानी घायल होकर जमीन में युवराज की बाहों में थी। सुहानी को इस हालत में देखकर युवराज की जान निकली जा रही थी। वो सुहानी के गाल को थपथपाते हुए कहता, सुहानी तुम ठीक हो ना? प्लीज उठ जाओ। अब सुहानी की पलकें भारी होने लगी थी। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती, युवराज सर, पद्मिनी को आपकी मदद की जरूरत है, वो अकेले उसे नहीं रोक सकती। युवराज सुहानी से कहता, लेकिन तुम? सुहानी युवराज का हाथ पकड़कर कहती, मुझे वक्त चाहिए। अगर आपने पद्मिनी की मदद नहीं की तो वो उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। मैं आपकी शक्तियां महसूस कर सकती हूँ। अब वो पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। युवराज एक गहरी सांस लेकर हाँ में अपना सर हिलाता और सुहानी को एक पत्थर के सहारे टिकाकर पद्मिनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पास आते ही पद्मिनी जो मारीच के हमलों से लड़खड़ा रही थी वो स्टेबल हो जाती है और वो दोनों मिलकर मारीच पर अटैक करने लगते हैं। इधर सुहानी उस चट्टान से टिककर बैठे अपने भारी आंखों से ये सब देख रही थी। उसका सर अब भारी हो रहा था। जैसे जैसे वो अपनी पलकें झपकाती थी उसे अपने बचपन के कुछ विजुअल्स दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में सुहानी के कान में उस अघोरी की आवाज गूंजने लगती है। अगले ही पल सुहानी की आंखें बंद हो जाती। आंखें बंद करते ही सुहानी की आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आने लगते हैं। वो देखती है कि 5 साल की एक प्यारी सी लड़की के साथ एक कपल खेल रहा था। वो लड़की सुहानी थी और वो कपल उसके मम्मी पापा। आज पहली बार सुहानी की यादों में उसके मम्मी पापा को जगह मिली थी।
ये देखते ही सुहानी के बंद आंखों से ही आंसू बाहर आने लगते हैं। फिर एक के बाद एक करके सुहानी को उसके बचपन की वो बातें अपनी आंखों के सामने दिखना शुरू हो जाती है जिसे उसके दिमाग से मिटा दिया गया था। कुछ देर के बाद सुहानी अपनी मम्मी के खून से लथपथ लाश को देखती है जिसके पास जाने के लिए वो रो रही थी, लेकिन उसके पापा ने उसे जोर से पकड़ा हुआ था और वो उसे वहां जाने नहीं दे रहे थे। इसके बाद सुहानी को वो रात दिखाई देती जब राघव उसे लेकर कार से कूद गया था और उसके पापा कार के साथ खाई में गिर गए थे। सुहानी का पास्ट सच में बहुत दर्दनाक था। अब फाइनली सुहानी उस वक्त में आकर रुक जाती है जब वो कैलाश गुफा में उस अघोरी के सामने बैठी थी। वो अघोरी सुहानी के सर पर अपना हाथ रख देते हैं और सुहानी की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अब सुहानी के कान में उस अघोरी की बातें सुनाई दे रही थी। तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी के विनाश के लिए हुआ है। तुम्हारा पूरा वंश श्रापित है। यही वजह है कि आज तक तुम्हारे वंश में कोई भी अपनी आयु पूरी नहीं कर पाया है। तुम्हें उस श्राप को खत्म करना होगा और इसके लिए तुम्हें उस मारीच का विनाश करना है। उस अघोरी के सामने बैठी सुहानी अपने मन में कहती है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। उस अघोरी की आवाज सुनाई देती है, उसका अंत तुम्हारे अंत के साथ ही होगा। ये बात सुनते ही एकाएक सुहानी की आंखें खुल जाती हैं। व्यूअर्स, आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि क्या सुहानी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे देगी या फिर वो साया उसे अपने वश में कर उसे उसी के शरीर में कैद कर लेगा।